नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ताए नमा के साथ और मैं हूं कपिला। सर में तेज दर्द हुआ तो केमिस्ट से लेकर दवाई खा ली, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर से मेडिसिन ली, तब भी आराम नहीं मिला। ऐसे में मरीज के कुछ टेस्ट किए गए तो पता चला मरीज को ब्रेन ट्यूमर है। जी हाँ, ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया। वहीं आपको बता दें कि हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमन हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर संदीप कुमार कुंडर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिला जी, मेरे को खबरिस्तान न्यूज़ चैनल में बुलाने के लिए। ब्रेन ट्यूमर जिसे कहते हैं वो एक्चुअल में है क्या? ब्रेन ट्यूमर नाम से ब्रेन ट्यूमर क्या है? ब्रेन ट्यूमर दिमाग में रसोली होना और गांठ होना, उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं जी। और ये होता कैसे है, जैसे नॉर्मल सेल ब्रेन के होते हैं उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ होना, उससे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अगर ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज करती है तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। इसके होने के पीछे जो कारण हैं वो क्या होते हैं? जो मेन कॉज है अभी तक तो मिला नहीं, बट जो रिस्क फैक्टर हैं वो ये है कि हेरिडिटरी होता है और फेमिलियल होता है। जो जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस सिंड्रोम वगैरह होते हैं हमारी, वो उसमें ज़्यादा पाया जाता है उन लोगों में, और वॉन हिप्पल-लिंडेड सिंड्रोम होते हैं उन लोगों में पाया जाता है। अदर रिस्क फैक्टर है जैसे लंबे समय से कोई रेडिएशन इफेक्ट हो, उससे ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा होने के चांस होते हैं। जो केमिकल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उससे भी ज़्यादा होता है। और जो फैक्ट्रीज में कोई लोग काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं जैसे प्लास्टिक, लेड वगैरह के लिए, उसमें भी ज़्यादा होता है। और रिस्क फैक्टर अगर अल्कोहल भी और स्मोकिंग और ओबेसिटी वगैरह, ये भी एक रिस्क फैक्टर देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर इससे ज़्यादा होता है। एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं? मेन सिम्टम जो होते हैं ब्रेन में, हेडेक होता है मरीज में, और ये हेडेक लंबे समय से रहता है और अर्ली मॉर्निंग हेडेक ज़्यादा होता है मरीज में, और उल्टी भी आती है, और उल्टी जो आती है अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग आती है, और वॉमिटिंग आने से मरीज का हेडेक ज़्यादा लीव हो जाता है क्योंकि ब्रेन में प्रेशर कम हो जाता है, जिसको हम आईसीपी प्रेशर बोलते हैं जी। और उसके बाद ब्रेन में मृगी के दौरे पड़ना, ये भी एक मरीज में होता है, और हाथ पैर का सुन्ना होना, कमजोरी आनी, और धुंधला दिखना मरीज को, और स्पीच डिफिकल्टी, मरीज को बोलने में दिक्कत आती है, और चलने में दिक्कत आती है, मतलब गिरने, बैलेंस नहीं बनता मरीज का। इसकी कोई पर्टिकुलर एज भी है, मतलब कौन से एज ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट होता है? मोस्टली ये देखा गया कि 40 to 50 इयर्स के बाद मोस्टली ब्रेन ट्यूमर का इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा लोगों में 50 एज के बाद ज्यादा देखा गया कि ज्यादा लोगों को होता है। बट अगर हम बात करें मेल्स में ज्यादा है या फीमेल्स में ज्यादा कॉमन देखा गया है ब्रेन ट्यूमर। जो जैसे आपने बताया कि सिम्टम्स की बात करी, तो लेकिन अगर हम इसके कुछ टाइप्स की बात करें तो कुछ डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। ज्यादातर 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, कैंसरस एंड नॉन कैंसरस। हाँ जी। कैंसरस ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट बोला जाता है, मैलिग्नेंट होते हैं, और नॉन कैंसरस वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, जिसमें बिनाइन ट्यूमर में अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, और अच्छा मतलब सर्जरी हो जाए तो अच्छा मतलब प्रोग्नोसिस होता है। और मोस्टली 50 to 60% ब्रेन ट्यूमर जो नॉन कैंसरस ही मिलते हैं हमें। ओके। एक दो जो आपके मेडिकल टर्म्स हैं, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर वो होता है जैसे कि हम किसी भी बॉडी पार्ट में, मतलब ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है, जैसे कि लिवर से ब्रेन में जाता है, और ब्रेस्ट से, फीमेल्स में ब्रेस्ट ट्यूमर से ब्रेन में जाता है, जैसे थायराइड ग्लैंड से ब्रेन में जाता है, या लंग से मतलब ब्रेन में जाता है, उसको हम सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, और मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, और जिसमें कि प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता मरीज का। मतलब ब्रेन ट्यूमर खाली ब्रेन में ही नहीं रहता, आसपास के हिस्सों में भी फैलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने कि ये मतलब आसपास जा सकता है, जैसे ब्रेन से भी कहीं और भी मेटास्टेटिक हो सकता है, और लिवर से, लंग से भी ब्रेन में जा सकता है ट्यूमर, मतलब ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सेल उनके जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब तो रिस्क फैक्टर कितना रहता है इसमें? अगर वो मेटास्टेटिक है तो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है पेशेंट का। ओके। अगर हम आपके हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसमें आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हाँ ये ब्रेन ट्यूमर का ही पेशेंट है? जैसे कि हम देखते हैं कि मरीजों में अगर ये सिम्टम रहते हैं तो हम सबसे पहले मरीज में इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं। और सीटी स्कैन 2 तरह के होते हैं, एक प्लेन सीटी स्कैन होता है और कंट्रास्ट सीटी स्कैन होता है जी। जो कि कंट्रास्ट सीटी होता है उसमें हमें इंजेक्शन देके सीटी करवाना पड़ता है, और उसमें हमें काफी हद तक पता चल जाता है कि मरीज को ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। अगर सीटी स्कैन से भी हमें नहीं पता चलता तो फिर एक नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है एमआरआई ब्रेन, वो भी विद कंट्रास्ट करवानी होती है, जिसको हम इंजेक्शन देके देखते हैं। उसमें से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो, उसमें हमें पता चल जाता है कि ब्रेन, मतलब अगर शुरुआती, जैसे कह सकते हैं कि शुरुआत में आपको पता
पता लग गया तो मेडिसिन के थ्रू वो ठीक हो जाता है? नहीं, वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप है ट्यूमर का और कैसे मतलब किस तरह का ट्यूमर है। ज्यादातर मोस्टली ट्यूमर हमें सर्जरी से ही ट्रीट करना पड़ता है। और 2 तरह की सर्जरी होती है, एक ओपन सर्जरी होती है और एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी हम जहाँ पे ट्यूमर है उसी लोकेशन पे हम उसको मतलब हड्डी को उठा के वहीं से ट्यूमर निकालते हैं, फिर माइक्रोस्कोप का साथ में यूज करते हैं और माइक्रोस्कोप से ट्यूमर निकालते हैं। और दूसरा मैंने जैसे बताया कि आपको एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, वो हम कई ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे हम नाक से जाके और एंडोस्कोप जैसे मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा, वहाँ पे ट्यूमर होता है, उसको हम पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा बोलते हैं। वो ट्रांसनेजल अप्रोच होती है और एंडोस्कोपिकली कर लेते हैं उसको। तो दोनों ही सर्जरी में पेशेंट को कितने दिन हॉस्पिटल में रहना होता है? जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है उसमें स्टे कम होता है, जैसे 3 to 4 डेज में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ओपन सर्जरी में कम से कम हम 8 to 10 डेज में डिस्चार्ज देते हैं मरीज को, अगर पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है सर्जरी के बाद। तो आफ्टर सर्जरी कौन कौन सी चीजें हैं जो पेशेंट को ध्यान में रखनी पड़ती है? उस पेशेंट को हम बता के देते हैं कि पेशेंट को उल्टी नहीं आनी चाहिए और दौरा नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये सिर दर्द ज़्यादा रहता है तो ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर दौरे पड़ते हैं और अपना जो जहाँ पे सर्जरी करा है अगर वो वोंड भी खराब होता है तो इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल में आए और हमें बताए। तो क्या ऐसे भी चांसेस हैं कि अगर एक बार हुआ है ब्रेन ट्यूमर, आपने वो वहाँ से निकाल दिया है, ठीक हो गया पेशेंट, तो दोबारा भी चांसेस बनते हैं? हाँ, रिकरेंट ट्यूमर होते हैं कि एक बार निकाल दिया रिकरेंट होने के चांस होते हैं ब्रेन ट्यूमर में। मतलब हो सकता है दोबारा भी, ये नहीं कि अगर एक बार ठीक हो गया तो अब नहीं आगे होगा। कई ट्यूमर होते हैं जैसे कि मतलब मेनिंजियोमा उसमें रिकरेंस चांस कम होते हैं। कई ट्यूमर ऐसे GBM जैसे ग्लायोमा होते हैं, उसमें रिकरेंस चांस काफी होते हैं। ओके तो एक कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है तो उसमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी एंड ऑल? अगर हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद हम जो टिश्यू लेते हैं ब्रेन ट्यूमर में उसको हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं। और बायोप्सी की रिपोर्ट आने पे हमें पता चलता है कि इसको कीमोथेरेपी देनी है या रेडियोथेरेपी देनी है। कई बार दोनों देनी होती है और उसके बाद ट्रीटमेंट कीमो रेडियो साथ में चलते हैं। तो इसका कोई बाकी शरीर पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है, जैसे मतलब अगर ज्यादा रेडियोथेरेपी का मतलब देखा गया कि रेडियोथेरेपी का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता ही है मतलब शरीर में। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अभी इसके टाइप्स की भी हम बात करें तो क्या इसका जो ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके टाइप के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखो टाइप के अकॉर्डिंग भी होता है और जैसे कि मेन ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल ही होता है। जैसे कि अगर कई ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे पिट्यूटरी में होता है, पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा होता है, उसका साइज अगर कम है कि 5 mm to 7 mm ही है, उसमें हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो हम 6 मंथली MRI करवा के दे सकते हैं। अगर उसमें साइज इंक्रीज होता है तो हम उसमें बाद में सर्जरी का सोच सकते हैं, पहले हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर कई ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे मेनिंजियोमा है, ग्लायोमा है, तो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल भी अच्छा नहीं है तो हमें बेसिकली सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है। आजकल नई नई अप्रोचें आई हैं जैसे गामा नाइफ सर्जरी भी करते हैं, प्रोटॉन थेरेपी भी करते हैं, वो भी देखा गया कि मतलब करते हैं आज। तो मतलब अगर जो सर्जरीज होती हैं उसके बाद जब पेशेंट घर जाता है तो उसको उस दौरान मतलब डाइट या फिर उसका किसी और चीज़ का भी फर्क पड़ता है? नहीं, डाइट अच्छी लेनी चाहिए मरीज को उसके बाद, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए अपनी। अगर यहाँ मेडिसिन की बात करें तो ऑपरेशन के बाद मेडिसिन कब तक चलती है? मेडिसिन लंबी चलती है ऐसे मरीजों में, कोई क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक जो मिर्गी के दौरा पड़ने की मेडिसिन लंबी चलती है। अगर नहीं लेते तो फिर मरीज को दौरा पड़ने के चांस होते हैं, तो ये 1.5 साल तक मेडिसिन देनी पड़ती है। फिर वो धीरे धीरे हम कम करते हैं। बाकी हम उसके बाद EEG वगैरह टेस्ट होते हैं हमारे, वो करवा के देखते हैं। अगर वो नॉर्मल आती है तो हम उसके बाद मेडिसिन को कम करते हैं। ओके ज़्यादा पेशेंट को मतलब 8 to 9 मंथ के बीच में लेनी पड़ती है मेडिसिन। तो चेकअप्स के लिए कब कब आना पड़ता है फिर पेशेंट को? फर्स्ट फॉलो अप हम बेसिकली 10 डेज के बाद बुलाते हैं पेशेंट को कि उसके सूचर भी निकालने होते हैं। उसके बाद हम 15 डेज के बाद बुलाते हैं, फिर 1 मंथली, फिर 3 मंथली, फिर 6 मंथली, ऐसे फॉलो अप पे मरीज को रखते हैं। मतलब जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता है उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप्स चलते हैं उनके। अगर हम बात करें इसके परसेंटेज की तो ओवरऑल कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं? ये देखा गया कि 5 to 10% पेशेंट में पर लाख पॉपुलेशन में ब्रेन ट्यूमर देखा गया है, और उसमें 2% है जो मतलब कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, वो नॉट कैंसरस ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें पर्टिकुलर कोई एरिया भी होता है जहाँ पे इसके ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं? एरिया वो वहाँ पे होता है, जैसे जिस स्टेट में कोई रेड मीट लोग ज़्यादा खाते हैं उस स्टेट में ज़्यादा होता है ब्रेन ट्यूमर, और कोई आयोनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह का एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ पे भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर, अगर हम इस साल की थीम की बात करें तो वो क्या रखी गई है? इस साल की थीम ये है कि ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, जिसका मतलब है कि ब्रेन से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है उसको समझना और उसके पाए जो भी हैं उसको समझना और लोगों को
जागरूक करना। जी। ठीक है। और जैसे कि अगर नॉर्मल मरीज को सिर दर्द रहता है, लंबे समय से रहता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलना चाहिए और अपने इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। जी, मतलब देखा जाता है एक, अगर हम लेमैन उसमें बात करें तो लोग क्या है, सिर दर्द होता है, मेडिसिन खाते हैं और फिर आराम आ जाता है, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत टाइम से चल रहा होता है, हर रोज होता है डेली उसमें, तो वो इग्नोर ना करें। बिल्कुल। कभी भी कोई भी ऐसा कि सिर दर्द के साथ उल्टी आता है, दौर मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को मिलके अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए। हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज आप देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर ब्रेन ट्यूमर के नाम सुन के ना घबराएं। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है तो अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए उसका, अपने डॉक्टर को जाके मिलिए और उसका अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए। उससे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाती है और ट्रीटमेंट भी इसका सही रहता है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कपिला जी। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर संदीप कुमार कुंडल, जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।